मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग, सबसे पहले जो मुद्रा है, इस चीज को हमने बहुत बार सुना है। मनी मनी नाम हम बार बार हमेशा अपने डेली जो लाइफ है उसमें सुनते हैं। तो मुद्रा की जो वैल्यू है हमारी इकोनॉमी में, वो सबसे बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी है। पर जब हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं थी, तब हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, किस तरीके से चलती थी, और आज आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में मुद्रा के आ जाने से हमें क्या क्या सुगमता हुई, क्या क्या हमें सहायता हुई, ये सभी आज इस अध्याय में हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें जाना है बैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट में। तो मुद्रा से पहले की जो इकोनॉमिक थी, वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। यानी वस्तु कहाँ है, तो वस्तु से ही हमें पता चल रहा है कि जो प्राथमिकता दी जाती होगी इस पद्धति में, वो वस्तुओं को दी जाती होगी। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का एक्सचेंज होना। जैसे कि हम बचपन में कई गेम्स खेलते थे, या किसी चीज की हमें नीड होती थी बचपन में, तो स्कूल जाकर पेन के बदले किसी को एक स्केल दे के आ जाते थे, या पेन के बदले हम इरेजर दे देते थे। तो उसी प्रकार से ऐसी पद्धति जब हमारी मुद्रा नहीं थी अर्थव्यवस्था में, तब चलती थी। तो मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में, जैसे कि हमें बुक्स की नीड है और हम गए बुक्स सेलर के पास। जब बुक सेलर ने कहा कि तब तो मनी नहीं थी, ये बात में ध्यान रखना है, तब मनी नहीं थी। तब बुक सेलर ने कहा कि तुम्हें अगर 2 बुक्स चाहिए इकोनॉमिक्स की, तो तुम्हें 1 क्विंटल गेहूं हमें देने पड़ेंगे। 1 क्विंटल गेहूं हमें देने पड़ेंगे। परंतु जो जिसे बुक्स की नीड थी, जिसे बुक्स चाहिए थी, उसके पास गेहूं नहीं है। उसके पास बुक्स को खरीदने के बदले कुछ और चीज देने के लिए है, मान के चलिए कुछ नए सूज है उसके पास देने के लिए। पर जो बुक सेलर है उसे तो वो चाहिए ही नहीं। तो सीधे से सीधे तो ये जो अरेंजमेंट है वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी कई समस्याएं हमें वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिलती थी, और इसमें बहुत ही मेहनत लगती थी, समय की बर्बादी होती थी, और ठगे जाने की संभावना भी होती थी कि कोई 1 बुक के बदले 1 गेहूं ले रहा है, तो कोई 1 बुक के बदले 2 घोड़े भी ले सकता था। कई चीजें देखने को मिलती थी। परंतु जब से हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आई, तब से कई कार्य हमारे आसान हुए। तो मुद्रा को पढ़ने से पहले हमें मुद्रा की डेफिनेशन, व्हाट इज मुद्रा, व्हाट इज मनी, मनी को जान लेना सबसे जरूरी है। मुद्रा जो कोई भी वस्तु जो हमारे विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करे, यानी कि उससे हम कोई भी गुड्स खरीद सके, जिसे हम सुरक्षित रख सके, जिसे हम जो लोन है उसमें यूज कर सके, तो वो सब हमारी क्या कहलाती है, मनी कहलाती है। तो मुद्रा के कार्य हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कार्य जो मुद्रा का आता है वो है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम यानी कि जो मैंने बताया, विनिमय का माध्यम यानी कि आज हमें प्रेजेंट टाइम में बुक्स चाहिए, तो हमारे पास कोई 1 क्विंटल गेहूं या सूज होना जरूरी नहीं है। हमारे पास होना जरूरी है वो है मनी, और उस मनी के जरिए हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं। जिस भी चीज की नीड है, बस हमारे पास होनी चाहिए मनी। तो सबसे सरल काम मनी ने ये किया कि ये बनी विनिमय का माध्यम। सबसे प्राथमिक कार्य जो मुद्रा का है हमारा, वह है एक अच्छा विनिमय का माध्यम बनना। दूसरा कार्य मूल्य का मापक। मैंने बताया था कि कोई 1 बुक के बदले 2 घोड़े देने को तैयार था, कोई 1 बुक के बदले 1 क्विंटल गेहूं देने को तैयार था। अलग अलग जगहों में अलग अलग वस्तुओं के रेट थे। परंतु जब से मुद्रा आई, तब हम बुक्स में देख सकते हैं जो प्राइस है वो लिखा रहता है, यानी कि किसी के ठगे जाने की भी संभावना यहाँ पर नहीं होती है। एक अच्छा सुनिश्चित मूल्य का मापक है। आज हमें पता है हर चीज में रेट लिखा है। कोई जैम का बॉक्स कितने का है, कोई भी ड्रेसेस कितने की है, कोई टी शर्ट शर्ट कितने की है, कोई फर्नीचर कितने के, सब हमें
पता रहता है कि एक सटीक मूल्य का मापक वो करती है, तो वो करती है मुद्रा। तीसरा है हमारा मूल्य का संचय। संचय यानी संग्रहण करना। पुराने जमाने में मुद्रा ही नहीं थी, तो लोग अपनी मनी किसको मानते थे? गाय भैंसों को, घोड़ों को, कई गेहूं धानों को। पर जब भविष्य में बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें भी, जब उनके हाथ पांव कार्य करने योग्य नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए जिससे वह अपनी रोजी रोटी चला सके। परंतु जो घोड़े हैं उन्हें वो इतने वर्ष तक संभाल नहीं सकते, जो गेहूं है उन्हें इतने वर्ष तक संभाल नहीं सकते। परंतु जो मुद्रा है उसे हम कितने भी वर्षों तक संभाल सकते हैं, और अपने एक स्पेस में उसके लिए ज्यादा नहीं चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। तो ये करा कार्य मुद्रा ने, मूल्य का संचय। चौथा, भावी भुगतानों का आधार। अब हम देखते हैं, हमें लोन चाहिए तो कोई हमें लोन देगा, 500 देगा, 5000 लोन चाहिए तो लोन मिल जाएगा। तो उस लोन से हम क्या कर सकते हैं? भावी भुगतानों का आधार, यानी कि ये है रिलेटेड हमारा लोन से, यानी साथ से, ऋण से। यानी कि अब हमें कहीं पर भी जब हमारे पास मनी नहीं है तो हम किसी से भी बैंक या कहीं साहूकार वगैरह से ऋण ले सकते हैं। उस ऋण से क्या होगा? उस ऋण को हम कभी भी चुका सकते हैं। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तब ऐसा संभव नहीं हो पाता था, कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती थी। तो ये चीज संभव किया किसने? मुद्रा ने। पांचवा कार्य हमारा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। यानी कि आज हम देखते हैं, हम कहीं भी पर भी हो, बस हमारे हाथ में होना चाहिए एटीएम, और उस एटीएम के जरिए या बैंक अकाउंट के जरिए हमारे पास कभी भी रुपए पहुंच जाते हैं और हमारी नीड पूरी हो जाती है। पर जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तब ऐसा संभव नहीं हो पाता था। पर आज के आधुनिक युग में वो कार्य कर दिखाया। तो किसने? मुद्रा ने। क्रय शक्ति का हस्तांतरण संभव है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मुद्रा का हस्तांतरण है वो संभव हो पाया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, बैंकिंग। बैंकिंग पढ़ेंगे हम। अब आता है हमारा बैंकिंग। हम देखते हैं हमारी जो स्थानीय जगह है, या हम सिटी में भी देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कई तरीके के बैंक देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक देख सकते हैं। ये कई तरीके के बैंक हैं। जो इंडिया में है वह 19 जो है बैंक और नेशनलाइज्ड है, उनका राष्ट्रीयकरण हो गया है। यानी 19 बैंक है वो है नेशनलाइज्ड, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा 3-4 मेन है। तो ये है 19 नेशनलाइज्ड बैंक। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, अब हमें ये बात समझनी है। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक शब्द से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि व्यापारिक उद्देश्य से, यानी कि इनका लगभग जो मेजरली लाभ है वो, मतलब इनका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। परंतु जो हमारा आरबीआई है, जो इनका बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिससे जो हेड होता है वो इन पर नियंत्रण रखता है। किन पर? वाणिज्यिक बैंकों पर, कि ये ज्यादा ब्याज दर बढ़ा ना ले। जब लोगों को लोन दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इनको चलना पड़ता है। तो वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? बैंक एक ऐसी संस्था को कहा गया है जो लोगों की जो जमाएं हैं, जो लोग अपना जमा कर रहे हैं, वो स्वीकारे तो सही, उनका स्वीकार तो करें। यानी कि जो लोग अपनी मनी जमा कर रहे हैं उनको सुरक्षित रखें। उसके साथ साथ अन्य जरूरतमंद लोगों को ऋण भी प्रदान करें। तो वही उसी को हमें बैंक की संज्ञा दी गई है। हम देख सकते हैं जो एलआईसी है एक संस्था, वो बैंक नहीं है, क्योंकि वो जमाएं स्वीकार करती पर लोन नहीं देती। तो बैंक की संज्ञा उस संस्था को दी गई है जो जमाएं स्वीकार करने के साथ साथ साख सृजन भी करे, तो वही बैंक है। तब वाणिज्यिक बैंक की डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। सर्वप्रथम कार्य है जमा राशि स्वीकार करना। जमा राशि स्वीकार करना यानी कि हम देखते हैं कि जब लोगों के पास धन अधिक हो जाता है या धन की सुरक्षा हेतु या धन बढ़ेगा जिससे वो जमा करेंगे, तो उनको जो बैंक है वो ब्याज
प्रदान करते रहते हैं और उनकी जो मनी है वो बढ़ते रहती है। तो उसको देखते हुए लोग अपनी धन की सुरक्षा के उद्देश्य से बैंकों में भी अपना कुछ धन जमा करते हैं। तो वो राशि बैंक उनकी जमाएं स्वीकार करता है। प्रथम कार्य इनका यही है। दो खाते होते हैं, चालू खाता और बचत खाता। चालू खातों में बड़े बड़े व्यापारी, जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो भू संपत्ति के मालिक है, उनका खाता होता है। इसमें कोई ज्यादा निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं होती है। वो जब चाहे अपने रकम जमा भी कर सकते हैं और जब चाहे निकाल भी सकते हैं। और दूसरा होता है बचत खाता। बचत खाता जो मध्यवर्गीय लोगों का होता है, जिसमें पासबुक भी लगती है, जो आज हम देख सकते होंगे हम लोग जैसे मध्यवर्गीय फैमिली में। तो ये बचत खाता होता है जिसमें एक निश्चित समयावधि होती है। रकम तो कभी भी जमा कर सकते हैं, परंतु जो रकम निकालने की जो निश्चित समयावधि निर्धारित होती है, उसका एक टाइम पीरियड निर्धारित होता है। तो वो रहा हमारा बचत खाता। इसमें पासबुक मेन है। पासबुक ना होने के कारण उनको राशि भी नहीं दी जाती है। दूसरा कार्य है इनका साख यानी ऋण प्रदान करना। जो जमाएं स्वीकार करता है बैंक, उन्हीं जमा राशि का कुछ हिस्सा वह नकद रूप में बचा देता है। उसको हम कहते हैं CLR। क्योंकि कभी भी कैसी भी कंडीशन आ सकती है, जो लोग अपनी जमा राशि कर रहे हैं, वहां जमा कर रहे हैं धन को, उनको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो कुछ हिस्सा, कुछ जो पार्ट है मनी का, वह नकद रूप में बचा देते हैं, जिसे CLR कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक। और कुछ हिस्सा तरल रूप में यानी सोने चांदी के रूप में किसी भी रूप में वो रख सकते हैं, उसे कहते हैं हम SLR। CRR यानी कि कैश, CRR नगद आरक्षित अनुपात और SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये CRR और CRR और SLR होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये साथ में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो बच गया उसे जो वाणिज्यिक बैंक हैं जरूरतमंद लोगों को लोन देने में यूज करते हैं, और लोन देते हैं और एक निश्चित साधारण थोड़ा ब्याज भी लगा देते हैं, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो सके। तीसरा कार्य होता है इनको लॉकर सुविधाएं प्रदान करना। लोगों को ये लॉकर सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, यानी कि धन जमा करने के का ही इनका कार्य नहीं होता, उसके बावजूद भी ऐसा कार्य करते हैं। जो लोगों की बड़ी बड़ी संपत्ति है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, उन्हें भी एक लॉकर में संभाल कर रखते हैं और उससे भी कुछ फीस वसूल करते हैं संभालने की, जिससे लोगों की जो संपत्ति है वो सुरक्षित रह सके। ये होगी लॉकर सुविधाएं। और चौथा है धन का हस्तांतरण, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुद्रा तो पहुंच रही है, पर वो पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है। यहाँ तो हमने पढ़ा क्रय शक्ति का हस्तांतरण, यहाँ धन का हस्तांतरण, यानी कि मनी को तो पहुंचा रहे हैं, पर वो कार्य कौन कर रहा है, वह कार्य करता है वाणिज्यिक बैंक। तो धन का हस्तांतरण, ये हमने पढ़े वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, ये हमने पढ़े मुद्रा के कार्य। तो इसी वीडियो में इतना ही।